आज के इस वीडियो में 3 टॉपिक पर बात करेंगे। प्रथम टॉपिक का नाम है चालक की स्थिर वैद्युत की और दूसरा टॉपिक का नाम है स्थिर वैद्युत परिरक्षण और तीसरा टॉपिक का नाम है वैद्युत तथा ध्रुव। तो पहले हम लोग देखते हैं चालक स्थिर वैद्युत की। चालक का मतलब जानते हैं वैसा पदार्थ जिसमें या जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, लेकिन स्थिर वैद्युतिकी में हम जानेंगे स्थिर वैद्युतिकी में चालक का क्या महत्व है। स्थिर वैद्युतिकी में बताएं हम आप लोग को कि वैसा स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं किसको, जिसमें विराम आवेश का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें आवेश है जो गति नहीं करता है। तो चालक को स्थिर वैद्युतिकी में क्या महत्व है, इसके महत्व के बारे में जानते हैं। चूँकि हम जानते हैं चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होने के कारण और साथ साथ चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो यादृच्छिक गति करता है। यादृच्छिक का गति का मतलब होता है कि जिसकी दिशा प्रत्येक क्षण बदलते रहता है, यानी कि जैसा लिखा गया है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन संपूर्ण चालक में गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी कि संपूर्ण चालक में, यानी कि जैसे आप देखिए ये कोई आप लोग का बता दें, देखिए जैसे ये कोई आपका चालक है, इस चालक में इलेक्ट्रॉन है जो सभी दिशाओं में होता है। सभी दिशाओं में रहने के कारण हम लोग बोलते हैं जिसकी दिशा प्रत्येक क्षण बदलते रहता है उसको हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक गति। यानी कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की त्यागने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होती है। ये इलेक्ट्रॉन है जो चालक के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। और आप लोग का और पॉइंट क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन विभिन्न दिशाओं में यादृच्छिक गति करते हैं। जैसे आप देख रहे हो चालक तार है, इसमें चालक तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होता है। जब कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आपको लोग का एक ही डायरेक्शन में होगा। यानी कि जब कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है तो उस चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो सभी दिशाओं में होता है, यानी कि उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है। लेकिन जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है उसका डायरेक्शन फिक्स हो जाता है, निम्न विभव से उच्च विभव। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होती है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक का मतलब होता है कि जिसकी दिशा प्रत्येक क्षण क्या होता है, बदलता रहता है, यानी कि जिसकी दिशा प्रत्येक क्षण बदलता रहता है उसे हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक गति। अब देखते हैं इससे संबंधित यहाँ लिखा गया है चालक स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है आवेश चालक के पृष्ठ पर स्थित होता है। यानी आवेश है जो चालक के सतह पर फैला होता है, यानी कि आवेश चालक के पृष्ठ पर फैला होता है। जैसे कोई चालक है, ये चालक है जो आवेश चालक पर आवेश है जो उसके सतह पर फैला होता है। संपूर्ण चालक के पृष्ठ पर विभव नियत होता है, यानी कि जो चालक तार देख रहे हैं यहाँ पर भी, यानी कि जैसे हम पढ़े हुए ये कोई आपको चालक है, इस चालक तार की बिंदु ए बिंदु, यानी किसी भी बिंदु पर विभव का मान है जो इस सतह के लिए नियत होता है। जैसे हम पढ़े प्लस क्यू आवेश था, इसके कारण समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था। इसके इस यानी कि इसको नाम नहीं ए, इसका नाम देते हैं बी। ये सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, नियत। ये जब चालक हो जाता है तो इसी प्रकार ही जब ये आयताकार चालक है तो ये आयताकार चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चालक एक समबाहु पृष्ठ होता है, यानी कि संपूर्ण चालक के पृष्ठ पर विभव नियत होता है। अर्थात हम लोग विभव नियत रहने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का समविभवी पृष्ठ होता है। चूँकि हम समविभवी पृष्ठ की परिभाषा पढ़े हैं, वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, एक समान हो, यानी कि नियत हो। जब नियत होता है तो हम लोग बोल देंगे क्या, ये समविभवी पृष्ठ एक प्रकार का चालक है। उसी प्रकार हम लोग जानते हैं आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यदि जैसे कि आप लोग हम पढ़े होंगे गॉस के नियम में अनंत आवेश वाले चालक चक्ति के कारण, जैसे आप लोग का चालक चक्ति था, अनंत आवेश वाले चालक चक्ति के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, तो इसका एक फार्मूला सिद्ध करके लाए थे E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जैसे आप लोग ये चालक तार, जैसे ये प्लेट हो गया आपका, यदि इसका कहेगा आप लोग का विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा चालक चक्ति के कारण
ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कंसेप्ट कहीं पर आता है तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि चालक शक्ति के कारण विद्युत क्षेत्र है जो होता है ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब कंसेप्ट आप लोग को आगे पर ध्यान देना है। अब हम जानते हैं चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। जैसे कोई आप लोग का चालक पदार्थ हो गया, ये प्लस क्यू है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र है जो सभी दिशाओं में एक समान रूप से वितरित होता है। यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि यहाँ लिखे चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। और कहेगा क्यों, तो क्योंकि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। क्योंकि आवेश चालक के अंदर, यानी कि जैसे कोई आप लोग का चालक है, आवेश चालक के अंदर विभिन्न दिशाओं में स्थित होता है जिसके कारण इसके परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। जैसे आप देखिए ये प्लस क्यू है, एक विद्युत क्षेत्र इधर की ओर जाता है, एक विद्युत क्षेत्र इधर की ओर जाता है, यानी कि एक बायां साइड जाता है, एक दायां साइड जाता है। एक बायां हो गया, एक दायां हो गया, तो एक E1 हो गया, एक E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसका हम लोग जब टोटल जोड़ते हैं तो ई बराबर होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। E1 देख रहे हैं पॉजिटिव है, E4 देख रहे, E3 देख रहे हैं पॉजिटिव है, और बाकी E2 ये दोनों क्या है, निगेटिव है, और दोनों विपरीत दिशा में। इसका जब हम जोड़ते हैं तो इसका अंदर क्या आता है, शून्य। इसी प्रकार हम लोग यहाँ लिखते हैं कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है क्योंकि आवेश है जो चालक के अंदर विभिन्न दिशाओं में स्थित होता है। जब आवेश चालक के विभिन्न दिशाओं में स्थित होता है तो विभिन्न दिशाओं में स्थित होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परिणाम है क्या होता है, शून्य हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र अविलंबित होता है। जैसे कि आवेशित कोई चालक है, जैसे कोई देख ली चालक, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर कहेगा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या होता है, लंबित होता है। यही कंसेप्ट को लिखा गया है, यानी कि आवेशित चालक के सतह पर, यानी कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र अभिलंबित होता है। कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर आप लोग का स्थिर विद्युत क्षेत्र लंबित होता है। लंबित का मतलब होता है 90 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ लिखा है क्योंकि आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान रूप से सभी दिशाओं में गतिशील होता है। जब समान रूप से सभी दिशाओं में गतिशील होता है जिसके कारण आवेशित चालक के सतह के प्रत्येक बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विलंब होता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं किसी चालक के अंदर परिणामी आवेश शून्य होता है क्योंकि जब चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश चालक के पृष्ठ पर फैल जाता है। जैसे कोई पूछता है आपसे कि किसी चालक के अंदर परिणामी आवेश का मान शून्य होता है, क्यों, तो बोलना है कि जब चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश चालक के सतह पर फैल जाता है। जैसे कि देखिए ये आप लोग का कोई चालक है, इसके अंदर धन आवेश है, और जब इसे आवेशित किया जाता है, आवेशित का मतलब हम समझते होंगे आवेशन, जब इसे हम लोग आवेशित करते हैं तो ये आवेश है जो चालक के सतह पर फैल जाता है। और जब ये चालक के सतह पर फैल जाता है तो इसके अंदर आवेश का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। अब आप लोग को एक हेडिंग है स्थिर विद्युत परिरक्षण, इसे आप लोग को दूसरा हेडिंग है। स्थिर विद्युत परिरक्षण में क्या होता है, कहा था किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया स्थिर विद्युत परिरक्षण कहलाता है। जैसे आप देखिए हम पढ़े होंगे गॉस के नियम से, जैसे आप लोग का कोई एक बंद सतह ले लेते हैं, या आप लोग का ये भी बंद सतह हो सकता है, या आप लोग का गोला भी हो सकता है। इस बंद सतह के अंदर कोई हम एक पदार्थ को रखते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कहा जाता है निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया स्थिर विद्युत परिरक्षण कहलाता है। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पेन का रिफ़िल है जिसे हम लोग रिफ़िल बोलते हैं। इस रिफ़िल को जब हम एक कलम के खोखला, समझ लीजिए बेलन की तरह है, इस खोखला बेलन के अंदर जब रख देते हैं तो इसके बाहरी भाग पर बेलन पर चोट लगेगा। जिस पर प्रेशर लगाएंगे तो बाहरी रूप से तो ये बेलन पर चोट लगेगा, लेकिन ये रिफ़िल पर चोट नहीं लगेगा, यानी रिफ़िल पर बल नहीं लगेगा।
यानी कि इस प्रभाव को, इस निश्चित क्षेत्र को लिखा गया है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से। इस पर विद्युत क्षेत्र आपतित कराया जाता है, विद्युत क्षेत्र विलंबित कराया जाता है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये लिखा गया किसी निश्चित क्षेत्र को, जैसे निश्चित क्षेत्र ये हो गया विद्युत क्षेत्र, यानी कि इस पर विद्युत क्षेत्र हो जाता है के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे आप देखिए, एक कोई आप लोग का पदार्थ है, कोई चालक पदार्थ है, इसके अंदर कोई खोखला कर देते हैं, और खोखला करने के अंदर कोई अंदर वस्तु रख देते हैं। तो अंदर जब वस्तु रख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोटर। कोटर का मतलब है गुहा, यानी कि छिद्र। इसके अंदर जब छिद्र करते हैं, गुहा करते हैं, कोटर करते हैं, तो उसके अंदर उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण। इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया। जैसे आप लोग का कोई चालक पिंड है, इस चालक पिंड के अंदर कोई पदार्थ को हम रख देते हैं। तो जब कोई चालक पिंड के अंदर कोई पदार्थ को रखा जाता है, तो उस पदार्थ को, यानी कि चालक पिंड के अंदर इस पदार्थ को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं वेक्टर ई निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव हमने आप लोगों को बताया था, जब कोई चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश जो चालक के सतह पर फैल जाता है, इसलिए आवेश चालक के सतह पर फैल गया। जब हम जानते हैं कि ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है, धन आवेश में विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। ऋण आवेश में जो पृष्ठीय आवेश घनत्व देख रहे हैं, शून्य से आप लोग का कम होता है। यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व में पढ़े हैं फॉर्मूला 1, यानी कि इकाई पृष्ठ में उपस्थित आवेश के परिमाण का मतलब होता है धन आवेश। तो परिमाण का मतलब जब धन आवेश होता है, तो यहाँ पर आप लोग का ऋण आवेश है, तो इकाई पृष्ठ में उपस्थित आवेश के परिमाण को हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ ऋण आवेश रहने के कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान यहाँ पर जो देख रहे हैं शून्य से आप लोग का कम है। ऋण आवेश रहने के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, और धन आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर होता है। हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर सिग्मा इज ग्रेटर देन शून्य। यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान है जो शून्य से अधिक है, यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान शून्य से कम है। ये निगेटिव सतह है, आप लोग का पॉजिटिव सतह है। इसके अंदर कोटर, इसको हम लोग बोलते हैं छिद्र, यानी गुहा के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से इसे हम बचा रहे हैं। जैसे जो देख रहे हैं, इसे जब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचा रहे हैं, तो बचाने का मतलब इसे विद्युत क्षेत्र है जो प्रभावित नहीं करेगा। जब विद्युत क्षेत्र प्रभावित नहीं करेगा, तो हम लोग बोल देंगे कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व शून्य होता है, और विभव का मान नियत होता है। लेकिन विभव का मान भी लगभग क्या होता है, नियत होता है। यहाँ पर लिख दिया गया है विभव नियत, सिग्मा का मान शून्य, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान शून्य, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य। तो कभी आप लोग से पूछा जाएगा स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, तो किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। और पूछा जाएगा कि कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, तो आपको बोलना है शून्य। पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान धनात्मक कि ऋणात्मक, तो शून्य। कहेगा कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण में चालक के बाहरी सतह पर विभव का मान क्या होता है, तो आप लोग को चालक की सतह पर विभव का मान आप लोग का नियत नहीं होता है, लेकिन बोला विभव का मान कोटर के अंदर क्या होता है, तो बोलना नियत होता है। यानी कि हम कन्फर्म हो गए हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, तो किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। अब आप लोग का एक नया हेडिंग है परावैद्युत तथा ध्रुवन। तो पहले हम जानेंगे हेडिंग को, परावैद्युत क्या है और ध्रुवन क्या है। तो पहले देखते हैं परावैद्युत। परावैद्युत का मतलब होता है वे पदार्थ जिससे होकर आवेश का संचरण नहीं होता है। आवेश का संचरण का मतलब आवेश गति जब नहीं करता है, तो हम लोग बोलते हैं परावैद्युत। परावैद्युत जिसे आप लोग पढ़े होंगे अचालक पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह न हो, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी कम हो, तो उसी प्रकार यहाँ हम लोग लिखते हैं परावैद्युत जानते हैं। तो वे पदार्थ जिससे होकर आवेश का संचरण यानी कि आवेश गति नहीं करता है, तब हम लोग बोलते हैं उसे परावैद्युत पदार्थ। कभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा परावैद्युत पदार्थ से आवेश का संचरण होता है कि नहीं, तो आप लोगों को बोलना आवेश का संचरण नहीं होता है। फिर इसके बाद जानते हैं कि जब किसी परावैद्युत को बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र का मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसके सतह पर कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। जैसे मान लेते हैं हम कि एक
देखिए जैसे कोई आप लोग का परावैद्युत पदार्थ है, इस परावैद्युत पदार्थ को माइनस प्लस में समझ लेते हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये एक प्रकार का परावैद्युत पदार्थ हो गया। तो परावैद्युत पदार्थ, तो परावैद्युत हम क्या जाने, वैसा पदार्थ जिससे आवेश का संचरण नहीं होता है उसे परावैद्युत कहते हैं। लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस परावैद्युत पदार्थ के सतह पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह जो आवेश होती है, तो आप लोग को विद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिक है, यह आप लोग का आवेश है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। यहाँ लिखा गया है कि जब किसी परावैद्युत को बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके सतह पर कुछ आवेश उत्पन्न होता है। इसके सतह पर क्या उत्पन्न हो गया, आवेश। ये पॉजिटिव हो गया, इधर आपको निगेटिव हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में धन आवेश का निकल जाएगा बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आप लोग का ऋण आवेश हो जाएगा। उसके सतह पर कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी जिस दिशा में उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र इसके सतह पर हो गया, इसके सतह पर हो गया, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगता है और इसके सतह पर जो उत्पन्न होता है जो बाह्य क्षेत्र का क्या करता है, विरोध करता है। तो हम लोग यही बात को लिखे हैं कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके सतह पर कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। बाह्य क्षेत्र का विरोध का मतलब बाहरी क्षेत्र को रुकावट डालता है। अब कहा जाएगा ध्रुवण क्या है, ध्रुवण किसे कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं ध्रुवण में जब भी किसी विद्युत रोधी पदार्थ को, हमने आप लोगों को बोला परावैद्युत पदार्थ को विद्युत रोधी पदार्थ भी बोल सकते हैं क्योंकि आवेश का संचरण इससे नहीं हो रहा है। तो जब किसी विद्युत रोधी पदार्थ या जब किसी परावैद्युत पदार्थ को एक समान अस्थायी विद्युत क्षेत्र में, एक समान अस्थायी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये जो ऋण आवेश देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित होकर, यानी कि आप लोग के विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया, ये हो गया विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित होकर ऐसे कोई दो आवेश एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। यानी कि इस विद्युत क्षेत्र में एक परावैद्युत पदार्थ को रखा गया तो धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित होने लगता है। तो दोनों एक समान परिमाण का दोनों आवेश एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करता है, इसे ध्रुवण कहते हैं। यानी कि आप लोगों को कहा जाएगा ध्रुवण क्या है। ध्रुवण का सबसे अच्छा तरीका बोलने का कि जब परावैद्युत पदार्थ को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है और जिससे एक द्विध्रुव की रचना करते हैं, जिसे हम लोग ध्रुवण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ध्रुवण के आधार पर अणु के प्रकार। ध्रुवण के आधार पर अणु आप लोग का दो प्रकार का होता है, एक होता है ध्रुवीय अणु, एक होता है अध्रुवीय अणु। अब हम जानते हैं ध्रुवीय अणु क्या है, अध्रुवीय अणु क्या है। तो देखिए पहले जानते हैं ध्रुवीय अणु, उसके बाद जानेंगे अध्रुवीय अणु के बारे में। तो ध्रुवीय अणु क्या है और अध्रुवीय अणु क्या है, देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्रुवीय अणु का। ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं, कहता है जब भी किसी अणु में धनात्मक आवेश का केंद्र ऋणात्मक आवेश का केंद्र संपाती नहीं होता है तो उसे ध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे कि ये जो आप लोग देख रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ठीक है। ये इसको आप लोग निगेटिव पॉजिटिव लिखिएगा। निगेटिव और क्या थी, पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तो जब किसी अणु में धनात्मक आवेश का केंद्र, यानी कि धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, यहाँ पर संपाती है यहाँ से, लेकिन संपाती नहीं होता है।
संपाति का मतलब इस प्रकार से रहेगा, यानी कि संपाति नहीं हो, यानी कि जैसे तैसे हो। जब संपाति नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय अणु। तो कभी आप लोग से बोला जाएगा ध्रुवीय अणु क्या है, तो जब किसी अणु में धनात्मक आवेश का केंद्र यानी कि ये पॉजिटिव और ऋणात्मक आवेश का केंद्र संपाति नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय अणु। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम लोग माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस, यानी कि धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश का केंद्र संपाति नहीं होता है। संपाति का मतलब होता है एक ही बिंदु पर मिलना, यानी प्लस और माइनस एक ही बिंदु पर नहीं मिल रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय अणु। कहा जाएगा ध्रुवीय अणु किसी धनात्मक आवेश का केंद्र ऋणात्मक आवेश का केंद्र संपाति नहीं होता है तो इसे हम लोग ध्रुवीय अणु बोलते हैं। ध्रुवीय अणु में जैसे आप लोग का H2O जल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया। जैसे H2O देख रहे हैं, इसका इस अणु का ऑक्सीजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु मिल करके जल के एक अणु का निर्माण करता है। इसका ये जो हम जानते हैं निगेटिव होता है ऑक्सीजन, ये आप लोग का हाइड्रोजन है जो इसका प्रकृति पॉजिटिव निगेटिव दोनों का होता है। यह है जो अणु के सूत्र पर डिपेंड करता है। ये पॉजिटिव देख रहे हैं, ये आप लोग हाइड्रोजन देख रहे हैं, यानी कि ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक, यानी कि ऋणात्मक धनात्मक जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र दूसरे के संपाति नहीं होता है। जब संपाति नहीं होता है तो हम लोग क्या बोल, संपाति का मतलब एक ही बिंदु पर मिलना। यदि हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे संपाति, लेकिन दोनों संपाति नहीं है, यानी कि H2O और क्या हो गया HCl। तो जो आप देख रहे हैं धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश का केंद्र संपाति नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय अणु। यह जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में होता है तब आप लोग का धनात्मक आवेश का केंद्र ऋणात्मक आवेश का केंद्र संपाति नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ध्रुवीय अणु को हम लोग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख देते हैं, यानी कि जब इसे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख देते हैं, वेक्टर डी की उपस्थिति में रख देते हैं तो धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र दूसरे के संपाति हो जाता है। जब एक दूसरे के संपाति जब हो जाता है तो यह वेक्टर पी उत्पन्न करता है। वेक्टर पी का मतलब समझना है, यह द्विध्रुव उत्पन्न करता है, यानी कि जब कहा जाएगा ध्रुवीय अणु द्विध्रुव उत्पन्न करेगा किसकी उपस्थिति में, ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग को बोलना है कि जब ध्रुवीय अणु को हम एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो यह विद्युत द्विध्रुव की रचना करता है। यानी कि पहला पॉइंट जानेंगे ध्रुवीय अणु क्या है, धनावेश का केंद्र ऋणावेश का केंद्र संपाति नहीं हो। जब द्विध्रुवीय अणु को हम लोग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो यह है जो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। अब इसके बाद जानते हैं हम लोग अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु क्या है, तो जब किसी अणु में धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश का केंद्र संपाति होता है, यानी कि उल्टा समझना है, ध्रुवीय अणु में संपाति नहीं होता है और अध्रुवीय अणु में संपाति होता है, तो इससे हम लोग अध्रुवीय अणु कहते हैं। अध्रुवीय अणु का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। ये सब जो हम लोग देख रहे हैं अध्रुवीय अणु का एग्जाम्पल है। जैसे हाइड्रोजन देख रहे हैं ऋणात्मक ये ऋण आवेश का केंद्र धन आवेश का केंद्र एक दूसरे के संपाति है, यानी कि एक ही बिंदु पर है। ये माइनस प्लस देख रहे हैं जो एक ही बिंदु, सॉरी ये प्लस माइनस देख रहे हैं एक ही बिंदु पर है, ये प्लस माइनस देख रहे हैं एक ही बिंदु पर है, यानी कि धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र है जो संपाति इसमें होता है। यहाँ लिख रहा है वेक्टर ई की अनुपस्थिति, यहाँ लिख रहे हैं वेक्टर ई की अनुपस्थिति, यानी कि अभी वेक्टर ई की उपस्थिति में द्विध्रुव की रचना करता है। लेकिन ध्रुवीय अणु में क्या चाहिए, धनात्मक आवेश का केंद्र ऋणात्मक आवेश का केंद्र संपाति नहीं होता है, लेकिन ध्रुवीय अणु में धनात्मक आवेश का केंद्र ऋणात्मक आवेश का केंद्र संपाति होता है। हम लोग अब क्या देखते हैं, एक आप लोग का कंसेप्ट आता है प्रवैद्युत का ध्रुवण, इसका एक व्यंजक सिद्ध करके लाते हैं। ये आप लोग का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग हम अगला वीडियो में एक्सरसाइज एक शुरू करेंगे नया टॉपिक संधारित्र तथा धारिता, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका प्रवैद्युत का ध्रुवण का मतलब लिख सकते हैं प्रवैद्युत गुटके का ध्रुवण। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं प्रवैद्युत गुटके का ध्रुवण। तो प्रवैद्युत गुटके का ध्रुवण में हम लोग क्या देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले थ्योरी समझना है। एक प्रवैद्युत पदार्थ ले लिया गया, इस प्रवैद्युत पदार्थ का नाम देते हैं ABCD। इस प्रवैद्युत पदार्थ को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, यानी कि वेक्टर E0। एक प्रवैद्युत पदार्थ ABCD लिया गया है, लिख दीजिएगा ABCD ले लेते हैं यहाँ
ABCD एक परावैद्युत पदार्थ है। आप थ्योरी में लिख सकते हैं, जैसे बोलेंगे वैसे आप लिख सकते हैं थ्योरी। जैसे कि ABCD एक परावैद्युत पदार्थ है जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E0 में रखा गया है। जब वेक्टर E0 में रखा जाता है परावैद्युत पदार्थ को, तो परावैद्युत पदार्थ की एक सतह पर धन आवेश और एक सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है और ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है, जिसके कारण इस परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक विद्युत क्षेत्र है जो परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि दोनों को जब हम लोग तुलना कर देंगे कि इस परावैद्युत पदार्थ का हम लोग निकाल देंगे विद्युत क्षेत्र। एक ध्रुवण का मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि जब हम लोग परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। विस्थापित होकर द्विध्रुव की रचना करते हैं, उसे हम लोग ध्रुवण कहते हैं। तो इसको हम लिखना है ABC एक परावैद्युत पदार्थ है, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E0 में रखा गया है और वेक्टर E0 में रखने के कारण एक सतह पर धन आवेश एक सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, एक सतह पर धन आवेश उत्पन्न होता है। धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है और ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है, और दोनों है जो विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है कि द्विध्रुव के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है आप लोग का विद्युत क्षेत्र के कारण। तो यहाँ पर वही बात को लिखा गया है कि जब परावैद्युत को एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र ε0 में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाई ε0। यहाँ पर E बाई सिग्मा बाई ε0 इसीलिए लिया गया है, हमने आप लोग को गॉस के नियम में पढ़ा था गॉस में कि चालक शक्ति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा बाई ε0। E बराबर सिग्मा बाई ε0 जो होता है आप लोग का फार्मूला एक गॉस के नियम में आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को एक कंसेप्ट याद रखना है कि चालक के लिए होता है E बराबर सिग्मा बाई ε0। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ लिखे हैं विद्युत क्षेत्र E0 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाई ε0। फिर हम लोग लिखते हैं परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर अणु ध्रुवित हो जाता है। तो पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखा तो इसका फॉर्मूला हो गया सिग्मा बाई ε0, लेकिन जब हम परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो यह अणु ध्रुवित हो जाता है। यानी कि एक ध्रुवण अणु के कारण यानी कि एक ध्रुवित अणु के कारण इस पर भी ध्रुवण के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इससे हम लोग बोलते हैं सिग्मा P बाई ε0। P इसीलिए बोला गया है, P यहाँ पर सूचित कर रहा है कि ध्रुवित अणु के कारण है जो विद्युत क्षेत्र है। जब हम लोग दोनों को तुलना करते हैं यानी कि परावैद्युत पदार्थ के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो परावैद्युत के अंदर है जो E है, जब हम लोग E निकालते हैं तो E0 में से EP घटा देते हैं, क्योंकि E0 है जो पूरा संपूर्ण सतह पर है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और द्विध्रुव आघूर्ण है जो किसी एक अणु पर उत्पन्न हो रहा है। तो हम जान रहे हैं कि E0 आपका बड़ा हो रहा है, यहाँ पर EP आप लोग का छोटा हो रहा है। जब हम लोग परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो हम लोग बड़ा में से क्या करते हैं, छोटा को घटा देते हैं। तो E0 माइनस EP हो जाएगा। E0 इसीलिए हो गया यानी संपूर्ण सतह के लिए हो गया, संपूर्ण यानी कि पूरा परावैद्युत पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र हो गया। इस सिग्मा P हो गया किसी एक अणु के लिए हो गया। तो E0 माइनस EP कर देते हैं। E0 बराबर फॉर्मूला जानते हैं सिग्मा बाई ε0 होता है और माइनस EP बराबर होता है सिग्मा P बाई ε0। तो ये आप लोग का फॉर्मूला VBI है, इसे आप लोग याद रखिएगा।